Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about the concept of equivalence class, quotient set and partition of a set. And we also learn how to find total number of partition by using different method. So now let's start with equivalence class. Let R be an equivalence relation defined on set A and A belongs to A, then equivalence class of A by the relation R is denoted by class of A, or and you can also denote by using this symbol or this symbols. So basically इसका मतलब क्या हुआ, that is class of A is equal to X belongs to A such that X related to A. It means class of A is the subset of A. So basically इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सबसेट। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और इस सेट ए में एक रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है जो कुछ इस तरह से है। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास और फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि जो क्लास ऑफ ए होता है ये बेसिकली ए का सबसेट होता है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन का भी एक सबसेट होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्लास ऑफ ए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और मान लो कि मैं क्लास ऑफ 1 फाइंड करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है क्लास ऑफ 1। इसको चाहे तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। तो क्लास ऑफ 1 जो होगा इसका मतलब ये होगा 1 से जो एलिमेंट रिलेटेड होगा इस ऑर्डर्ड पेयर में वही क्लास ऑफ 1 होगा। तो आप देख सकते हो इस पूरी ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड है, 2 और 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगा ये हो जाएगा 2 एंड 1। यदि हम लोग क्लास ऑफ 2 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 इससे रिलेटेड है और यहाँ पे ये 2 इससे रिलेटेड है और बाकी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 2 से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए क्लास ऑफ 2 जो होगा ये हो जाएगा 1 और 2। अगर हम लोग क्लास ऑफ 3 की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इससे रिलेटेड है और बाकी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 3 से रिलेटेड नहीं है। तो क्लास ऑफ 3 जो होगा ये सिर्फ 3 हो जाएगा। और वहीं पे यदि हम लोग क्लास ऑफ 4 की बात करें तो ये सिर्फ 4 से रिलेटेड होगा। तो यही इक्विवेलेंस क्लास होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चंस में ऐसा मेंशन किया हुआ है और इसको भी आप लोग देख सकते हो ये क्या है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सबसेट है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लास जो होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सबसेट होता है और क्लास का मैथमेटिकल मीनिंग यही होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास का डिफिनेशन समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वोशिएंट सेट की। सो क्वोशिएंट सेट क्या होता है, यहाँ पे जो आपको ये क्लास मिली है इसी पूरे क्लास का जब हम लोग कलेक्शन ले लेंगे तो इसी कलेक्शन को हम लोग क्वोशिएंट सेट बोलते हैं। इसको आप लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लास of element of set A under an equivalence relation R is called quotient set। So यही अपना quotient set हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास ऑफ 1 और क्लास ऑफ 2 दोनों सेम है और सेट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था और सेट थ्योरी से आपको पता है कि हम लोग सेट के अंदर किसी भी 2 एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं, मीन्स रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्लास ऑफ 1 में 2 1 एलिमेंट है और क्लास ऑफ 2 में 1 2 एलिमेंट है, तो इसको भी हम लोग 1 2 बोल सकते हैं। बेसिकली ये दोनों सेम ही एलिमेंट है। तो जब हम लोग क्वोशिएंट सेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 की जगह पे तो सिर्फ हम लोग यही एलिमेंट को लिखेंगे, 2 बार इसको नहीं लिखेंगे। और क्लास ऑफ 3 क्या है, 3 ही होगा और क्लास ऑफ 4 क्या था, 4 ही था। तो यही हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट सेट। आइए अब हम लोग बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्टीशन ऑफ अ सेट। सो पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है और A1 A2 अप टू AN ये सारे डिस्टिंक्ट सबसेट है इस सेट ए का। तो ये सारे सबसेट का कलेक्शन पार्टीशन ऑफ अ सेट तब कहलाएगा जब अगर ये इस 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ A1 A2 AN आर बिलोंग्स टू A। मतलब ये जो हमारा सबसेट है A1 A2 अप टू AN ये सारे का एलिमेंट्स अगर इसी सेट ए से बिलोंग करता है
तो ये पार्टीशन हो सकता है अगर ये हमारी बाकी दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारा सेकंड कंडीशंस क्या है? दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, दैट इज A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन AN, ये सारे यदि इम्प्टी आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्टीशन ऑफ अ सेट हो सकता है अगर ये इस लास्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारा लास्ट कंडीशन क्या है? अगर ये सारे सबसेट A1 A2 अप टू AN का यूनियन लेते हैं और वो यूनियन वापस से इसी सेट A के इक्वल्स आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि A1 A2 अप टू AN ये सारे इस सेट A का एक पार्टीशन है। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस भी कमरे में हैं, अगर उसकी फर्श पे टाइल लगा हुआ है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस टाइप का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हर एक टाइल्स है इस फर्श के लिए एक पार्टीशन है और ये सारे तीनों मैथमेटिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि जितना भी टाइल्स है वो सारा इसी फर्श से बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ आप किसी भी दो टाइल्स का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और जब आप सारे टाइल्स को यूनाइट कर दोगे, मीन्स जोड़ दोगे, तो आपको ये पूरा फर्श मिलेगा। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है पार्टीशन ऑफ अ सेट का। इसी तरह से आप और भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर सोच सकते हो। आइए अब मैं इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट A है और A1 एंड A2 इस नॉन एम्प्टी सेट A का सबसेट है जिसमें A1 के पास ये दो एलिमेंट है 1 2 और A2 के पास ये दो एलिमेंट है 3 4। तो आपको बताना है कि ये A1 और A2 इसका पार्टीशन है क्या। तो पार्टीशन होने का हमारा पहला कंडीशन ये है कि ये A1 और ये A2 ये दोनों में जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इस सेट A का होना चाहिए। तो देखो इसके पास 1 2 है तो सेट A में भी 1 2 है, मतलब ये हमारा A1 A से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम लोग A2 की बात करें तो A2 के पास 3 4 एलिमेंट है और ये 3 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड कंडीशन के ऊपर। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब आप ये दोनों सबसेट का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आनी चाहिए। जब A1 इंटरसेक्शन A2 करोगे तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि A1 के पास 1 2 है जबकि A2 के पास 3 4 है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मीन्स हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। और हमारा थर्ड कंडीशन ये है जब आप A1 यूनियन A2 करोगे तो आपको A मिलनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A1 1 2 है जबकि हमारा A2 3 4 है और जब आप इसका यूनियन करोगे तो आपको ये मिलेगा 1 2 3 एंड 4 जो कि सेट A के इक्वल्स है। तो ये जो हमारा सबसेट A1 एंड A2 है ये पार्टीशन ऑफ सेट होने का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स A1 A2 इस सेट A का पार्टीशन है। I hope you understand the concept of partition very well. So now you try to solve these examples. Suppose that you have a non-empty set A and A have total 9 elements 1, 2, 3 up to 9. Then you tell me P1 is the partition of this non-empty set A. Think about this. So here you can see that 1, 3, 5, 2, 6 and 4, 8, 9. All these elements are belongs to A. So our first condition is satisfied. If you take intersection between these two sets, then you got 5. And if you take intersection between these two sets, you also get 5. So our second condition is also satisfied. Now check third condition. So our third condition is if you take union of all these three sets, then you got set A. So union of all these three set is equal to 1 2 3 4 5 6 8 and 9. Here you can see that 7 is missing from this set. So union of all these three non-empty sets are not equal to A. So this is not partition of a set A, क्योंकि ये हमारा थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप लोग ये बताइए कि P2 हमारा पार्टीशन है या नहीं।
तो देखो P2 के पास ये 3 नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। तो जब आप इसका फर्स्ट कंडीशंस को चेक करोगे तो 1 3 5 2 4 6 8 5 7 9 ये सारे इस सेट ए का ही एलिमेंट है, मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, आप इनमें से तीनों सेट में से किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो 1 3 5 और 2 4 6 8 इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। वहीं पे जब इस पे चेक करोगे 2 4 6 8 5 7 9 तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब हम लोग थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। तो हमारा थर्ड कंडीशन क्या होता है कि जब आप ये तीनों सेट का यूनियन लोगे तो आपको ये वाला सेट मिलना चाहिए। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, 1 3 5 2 4 6 8 5 7 9, मतलब यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हो ये सेट ए के इक्वल्स है, मतलब हमारा P2 तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पार्टीशन ऑफ अ सेट ए होगा। इसी तरह से आप इस पे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए P3 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आप हमें बताइए ये पार्टीशन है या नहीं। तो जब आप देखोगे गौर से तो ये सारे सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है, और जब इसमें से आप किसी भी दो सेट के बीच इंटरसेक्शन ऑपरेटर लगाओगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जब आप इसका यूनियन ले लोगे तो ये वापस से आपको सेट ए दे देगा, मतलब ये भी हमारा तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी एक पार्टीशन होगा इस सेट ए के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको पार्टीशन का मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट। मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, और आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ partition of this non-empty set A. So first of all you write cardinality of A. So cardinality of A is equal to 4, and 4 को आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1, और फिर इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस लास्ट की 2 को ऐड करके कुछ ऐसा लिख सकते हो। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें पार्टीशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसको आप लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हो 1 + 1 + 2 3, और इसको चाहे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे 2 + 2, और लास्ट में हम लोग सबको ऐड करके लिखेंगे तो ये 4 हो जाए। तो आइए अब हम लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी पार्टीशन को लिखते हैं। तो मान लीजिए P1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A B C एंड D, और इसके क्रॉसपोंडिंग इसका पार्टीशन हो जाएगा A B C एंड D, और आप इस कंडीशन का यूज करके भी इसका पार्टीशन लिख सकते हो। ये कुछ ऐसा आ जाएगा A B एंड C D, चूंकि A इज इक्वल टू A B C एंड D है तो हमारा P2 कुछ ऐसा हो जाएगा A B C एंड D, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो A C एंड B D, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं A D एंड B C, और अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं B C एंड A D, तो ये हो जाएगा B C एंड A D, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं B D एंड A B, और हम लोग लास्ट इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं C D एंड A B। तो इसके क्रॉसपोंडिंग टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्टीशन मिल गया हम लोग को। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस कंडीशंस के ऊपर। तो इसका यूज करके हम लोग कुछ इस तरह से पार्टीशन लिख सकते हैं। एक्चुअली A इज इक्वल टू A B C एंड D दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं P3 इज इक्वल टू A B C एंड D, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो B A C एंड D, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है C A B एंड D, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं D A B एंड C। तो P3 के क्रॉसपोंडिंग टोटल 4 पार्टीशन हम लोग को मिल गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो A है ये है A B C एंड D, और यहाँ पे दो को एक साथ करके हमें पार्टीशन लिखना है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं P4 इज इक्वल टू A B एंड C D। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं A C एंड B D, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं A D एंड B C। तो P4 के क्रॉसपोंडिंग हमें टोटल 3 पार्टीशन मिल गया, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 1 पार्टीशन मिलेगा P5। तो जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P1 + P2 + P3 + P4 + P5। तो इसके क्रॉसपोंडिंग
देखो एक चीज नोटिस करना, हमेशा इसके अकॉर्डिंग और इस वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक यूनिक पार्टीशन होगा। मीन्स ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, ये किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हमेशा एक यूनिक पार्टीशन होगा और जिसका मान सिर्फ 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, P2 के क्रॉसपॉन्डिंग टोटल 6 है तो ये हो जाएगा 6 प्लस P3, इसके क्रॉसपॉन्डिंग टोटल 4 पार्टीशन है तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस P4 के क्रॉसपॉन्डिंग टोटल 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करते हैं। बट जब आप लोग इस मेथड का यूज करके टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कभी कभी मिस्टेक भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से लिखना होगा इस तरह से जब आप पार्टीशन लिखोगे। तो आइए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही इजीली पार्टीशन बता सकते हैं। इस मेथड का नाम है बेल नंबर मेथड। मान लीजिए पार्टीशन ऑफ 1 यदि 1 है तो इसकी हेल्प से हम लोग पार्टीशन ऑफ 2 बोल सकते हैं। तो हमारा जो पार्टीशन ऑफ 2 होगा ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 को यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो पार्टीशन ऑफ 2 2 हो जाएगा। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए पार्टीशन ऑफ 3 बताओ, तो पार्टीशन ऑफ 3 जो होगा यहाँ पे क्या है 2, तो आप यहाँ पे इसे 2 लिखोगे और ये 2 प्लस 1 3 और फिर ये 3 प्लस 2 5। तो पार्टीशन ऑफ 3 जो होगा टोटल 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसके पास टोटल 3 एलिमेंट है A1 A2 एंड A3, तो इसका जब आप पार्टीशन करोगे तो टोटल 5 पार्टीशन मिलेगा। वहीं पे यदि कोई सेट ए है और उसके पास यदि 4 एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन हो जाएगा, ये 5 को आप यहाँ लिखोगे 5 और 5 प्लस 2 7 और ये 7 प्लस 3 10 और ये 10 प्लस 5 15। तो इसका टोटल 15 पार्टीशन पॉसिबल है। वहीं पे यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है और जिसके पास 5 एलिमेंट है तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा 15 यहाँ पे है तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे 15 और 15 प्लस 5 20 और 20 प्लस 7 27 और 27 प्लस 10 ये हो जाएगा 37 और 37 प्लस 15 ये हो जाएगा 52। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए जिसमें 5 एलिमेंट होगा तो उसका टोटल 52 पार्टीशन पॉसिबल होगा। इसी तरह से आप 6 7 8 9 कोई भी नंबर का पार्टीशन बता सकते हो। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वहाँ पे हमारे पास क्या था, अभी जो पहले एग्जाम्पल्स देख रहे थे ये वाला एग्जाम्पल्स A इज इक्वल टू ABC एंड D, तो इस केस में टोटल कितना पार्टीशन आया था, टोटल 15, क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो P4 के केस में 15 पार्टीशन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या बोलता है कि मान लो आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट इस तरह से दिया हुआ है 1 एंड 2, और इस पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर कुछ इस तरह से डिफाइंड है 1 1 2 2 2 1 एंड 1 2। तो जब आप इस रिलेशन आर का पार्टीशन लिखोगे तो यहाँ से जो आपको पार्टीशन मिलेगा वो एक इक्विवेलेंस क्लास होगा, और इसका रिवर्स भी सही है। एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट पार्टीशंस द सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इस इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्टीशन लिखोगे तो यहाँ से जो आपको पार्टीशन मिलेगा वो एक इक्विवेलेंस क्लास होगा। आप इसे कुछ इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। इस सेट ए का कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, तो इसका पार्टीशन क्या क्या पॉसिबल है, इसका पार्टीशन हो जाएगा 1 2 एंड दूसरा हो जाएगा 1 2। तो यही इसका पार्टीशन होगा। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पार्टीशन आया है 1 2 एंड 1 2 ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास भी होगा। आप यहाँ से ये भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, जब आप क्लास ऑफ 1 की बात करोगे तो ये हो जाएगा, ये 1 सिर्फ इससे रिलेटेड है तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 से भी रिलेटेड है तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 2 होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 एंड 1, मीन्स 1 एंड 2 दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम ही आया है 1 एंड 2। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसका जो पार्टीशन आया है ये भी 1 एंड 2 आया है। तो यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका कन्वर्स क्या बोलता है,
कि जो आपको ये इक्विवेलेंस क्लास मिला है इस पे एक रिलेशन डिफाइन करके उसका यूनियन लोगे तो वापस से आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन आर मिल जाएगा। आप यहाँ पे करके देख सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यही आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है हमारा रिलेशन आर है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसकी हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी बता सकते हैं। जब कहीं भी आपसे ये पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सबसे पहले आप उस सेट का टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कैलकुलेट कर लो। जितना उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन होगा वही टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मान लो कोई सेट ए है और जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो इसका टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन P4 कितना होता है 15। तो इस सेट एक का यूज करके आप टोटल 15 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो। इसका मतलब यही होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थ्योरम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है अगर ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और उसका इक्विवेलेंस क्लास भी ए से रिलेटेड है तो ये इसका एक सबसेट होगा, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज ये बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और ये इक्विवेलेंस क्लास है मीन्स हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज के कारण इसका एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। और हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, इफ ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी देन बी मस्ट बी बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। बिकॉज जो इक्विवेलेंस क्लास है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन है मीन्स वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा हो रहा है। अगर ए क्लास ऑफ बी का एलिमेंट है तो हमारा बी भी क्लास ऑफ ए का एलिमेंट होगा। आइए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज ये है, अगर एक्स वाई क्लास ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो ये एक्स वाई आपस में रिलेटेड होगा। वो कैसे? मान लीजिए एक्स हमारा ए से रिलेटेड है एंड ए वाई से रिलेटेड है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई भी आपस में रिलेटेड होगा। दैट मीन्स एक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाई। और हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, if A is related to B then class of A is equal to class of B. If two elements are related to each other then their equivalence class are also equal. और हमारा लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि आपके पास दो इक्विवेलेंस क्लास A एंड B है, तो जब आप उसका इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा या उसका सारा ही एलिमेंट कॉमन आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो। मान लो कि कोई रिलेशन आर कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसका इक्विवेलेंस क्लास कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 2 आएगा, वहीं पे 2 का इक्विवेलेंस क्लास 2 1 आएगा, जबकि 3 का इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ 3 ही होगा और 4 का इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ 4 ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों में जब आप कॉमन लोगे मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा एलिमेंट कॉमन आ जाएगा मीन्स 1 2 आ जाएगा, जो किसके इक्वल है? क्लास ऑफ ए एंड क्लास ऑफ बी के इक्वल्स है। मीन्स इस वाले सिचुएशन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं पे जब यहाँ पे आप इंटरसेक्शंस लोगे मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, तो इस सिचुएशन में आपको कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये इस वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इक्विवेलेंस क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, और इसी के साथ पार्टीशन ऑफ अ सेट, इक्विवेलेंस क्लास और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सारे टॉपिक फिनिश होता है। So I hope this video is helpful for you. So please subscribe to my channel and also share with your friends. And thank you so much for watching this video.